सीबीएसई के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक अंतरा से पाठ 3 आप सबके सामने पेश है। इस पाठ से संबंधित कवि का जीवन परिचय इस भाग में हम पढ़ेंगे। कवि का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनका जन्म हुआ था सन 1911 में और मृत्यु हुई थी 1987 में। अज्ञेय जी का जो मूल नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन और ज़्यादातर लोग जो हैं इन्हें सिर्फ अज्ञेय कह के पुकारते हैं और इसी नाम से जाने जाते हैं। लेकिन जो मूल नाम है इनका वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उन्होंने अज्ञेय नाम से काव्य रचनाएं की हैं। उनका जन्म जो है वो कुशीनगर में हुआ जो कि उत्तर प्रदेश में है, किंतु बचपन जो है उनका वो लखनऊ में, श्रीनगर में और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। यानी जो अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा थी उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत दोनों भाषा में ली हुई है। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। वे जो अज्ञेय जी हैं उन्होंने बहुत सा जो ज्ञान है, अपनी शिक्षा है, वो विज्ञान के अंतर्गत ली है। वो भी आगे पता चलेगा इस कवि के जीवन परिचय के अंतर्गत कि किस तरीके से अज्ञेय जी जो हैं उन्होंने अपना शिक्षा जो जिस क्षेत्र में ली थी उस क्षेत्र से मुड़कर किस तरीके से वो हिंदी साहित्य में शामिल हुए। तो जैसा कि उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत में अपनी शुरुआती शिक्षा ली है और उसके बाद उन्होंने विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। बीएससी की उन्होंने और बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भी भाग लिया उन्होंने और इसके कारण उन्हें अपना अध्ययन भी बीच में छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष तक जेल में रहे तथा 2 वर्ष वो नज़रबंद भी रहे। तो मतलब ये एक कड़ी सज़ा है जब नज़रबंद रख कर दिया जाता है। तो जो अज्ञेय जी हैं उन्होंने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं अपने जीवन में, शिक्षा से संबंधित भी और देश के लिए भी जब उन्होंने अपनी भूमिका एक निभाई है तो उसमें भी, और किस तरीके से उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा भी ली है, उस भाषा में भी ली है। और विद्यार्थी रहे हैं वो विज्ञान के, उन्होंने बीएससी किया, बाद में एमए इंग्लिश में उन्होंने प्रवेश लिया। उसके बाद हम उनके बहुत सारे लेखन जो हैं हिंदी साहित्य में देखते हैं और किस तरीके से उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन भी जो है वो उसमें भाग लिया और जेल में रहे और नज़रबंद भी रहे। और जो अज्ञेय जी हैं उन्हें यायावर भी माना जाता है, यानी यात्री जो घूमना पसंद करते हैं और उसकी चर्चा करना पसंद करते हैं। अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। यहाँ पर इनके अब यायावरी की चर्चा हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़े स्तर पर घूमना और जगहों के बारे में जानना पसंद करते थे और उसको भी उन्होंने अपनी रचनाओं में जगह भी दी। उन्होंने कई नौकरियां की भी और छोड़ी भी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे हैं। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संपादक भी थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया था। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। सप्तक नाम से जो कवियों का समूह है और जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य के अंतर्गत उनकी एक विशेष और अलग पहचान है जिसको अज्ञेय के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि ये इसकी शुरुआत जो है उन्होंने ही की थी। तो तार सप्तक में कुछ कवियों का समूह है जो कि उन्हीं की रचनाएं उसमें देखने को मिलती हैं। दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक भी इसी प्रकार से अज्ञेय जी उसके एक तरीके से आप कह सकते हैं हेड हैं और उसके अंतर्गत कई कवि हैं जिनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं और वो सप्तक नाम से जानी जाती हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित होती हैं जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। अज्ञेय ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत जिसमें यात्रा की बातें बताई जाती हैं, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया है। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये सारे उपन्यास हैं। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये यात्रा वृत्तांत हैं।
त्रिशंकु, आत्मनेपद ये निबंध हैं। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप ये सारे कहानी संग्रह हैं। प्रमुख इनकी ये रचनाएं हैं। अज्ञेय प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी। तो जिस तरीके से अज्ञेय जी की बौद्धिक गतिविधि है, विचार हैं उनके, क्रियाकलाप हैं और जैसी शिक्षा है, वो बहुत ही गहराई से लोगों के सामने पेश होती है उनकी रचनाओं के माध्यम से। तो जो अज्ञेय जी हैं उनकी रचनाओं में आप प्रकृति का प्रेम देखेंगे और जो मानव मन है उसके मानव मन में जो अंतर्द्वंद चलते हैं, जो उसको परेशान करते हैं, उसको उलझन में डाल के रखते हैं, जिसको हर कोई नहीं समझ पाता है, ऐसे भावों को अज्ञेय जी की कृति में देखना बहुत ही आसान है। उसको बहुत ही आसानी से अज्ञेय जी की कृतियों में देखा जा सकता है। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी। यानी जो उनकी कविता है, जिस तरीके से हमने भी पढ़ा है कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए हैं और उसके लिए वो जेल भी गए हैं, नज़रबंद भी रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर ऐसा वो विचार रखते हैं कि देश के लिए उन्हें कुछ करना है तो अपने विचारों को अपनी कृति में भी वो पेश करेंगे। और इसी के लिए वो उनकी कृति में आप स्वतंत्रता का आग्रह देखेंगे और बौद्धिकता का विस्तार भी। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास किया है, हिंदी काव्य भाषा का विकास किया है। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार है, भारत भारती सम्मान है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं: भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार आदि। ये इनकी प्रसिद्धि में शामिल कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदानीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। यानी अज्ञेय जी ने अपने जीवन काल में जितनी भी रचनाएं कविताओं में लिखी हैं, उन सब कविताओं का जो संकलन है वो एक पुस्तक के नाम से एक ही जगह देखने को मिल जाती है। उस पुस्तक का नाम सदानीरा है और वो पुस्तक जो है वो 2 भागों में देखने को मिलती है। अब इस पाठ में जो अज्ञेय जी द्वारा कविता दी गई है, यह दीप अकेला और एक बूंद, मैंने देखा एक बूंद, वो इसका संक्षिप्त परिचय यहाँ देखने को मिलेगा। और समझ लेते हैं कि कविता का प्रमुख विषय क्या है। यह दीप अकेला, जो कि पहली कविता है, इसमें कविता में अज्ञेय ने ऐसे दीप की बात की है जो स्नेह से भरा है। स्नेह का मतलब तेल, जो स्नेह से भरा है, गर्व से भरा है, मदमाता भी है किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। अब ये जो कविता है इसका नाम है यह दीप अकेला। दीप जिसमें तेल भरा होता है और तेल भरा होने की वजह से वो बाती जल पाती है, जिसकी वजह से लौ होती है और उससे उजाला होता है। उसी के माध्यम से एक व्यक्ति का परिचय दिया जा रहा है कि समाज में एक व्यक्ति अकेला ना होकर बल्कि समाज से जुड़कर रहने पर उसका भला और समाज का भला किस प्रकार से होता है। जैसे एक दीप अकेला होकर कम रोशनी देता है, लेकिन दीपों की पंक्ति में जुड़कर वो किस तरीके से बढ़ी हुई रोशनी में अपना योगदान देकर रोशनी को और बढ़ा देता है। दीपक में जो स्नेह है यानी तेल जो भरा हुआ है, वो व्यक्ति में जो गुण होते हैं, कौशल होते हैं, जो उसकी समझदारी होती है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उससे जोड़ा गया है। और जो लौ है जिसे उजाला होता है, वो व्यक्ति की जो खूबियां हैं उससे होने वाले फायदे समाज को या उसके घर परिवार को या व्यक्ति को स्वयं को उससे जोड़ा गया है और दीपक को व्यक्ति से जोड़ा गया है। और जिस तरीके से दीपक के माध्यम से एक व्यक्ति को बताया जा रहा है, उसके विषय में बता रहे हैं कवि और जानकारी दे रहे हैं, तो यहाँ पर दीपक जो है वो एक व्यक्ति के विषय की जानकारी देता हुआ मिलेगा। जो तेल है वो व्यक्ति में निहित गुणों को जानकारी देगा और जो लौ है वो व्यक्ति के गुणों से होने वाले समाज को
फ़ायदा जो है वो उसकी जानकारी देगा। तो इस तरीके से जो लिखित रूप में कविता है वो भी हमें समझना है, और जो उसमें निहित जो अर्थ है वो भी साथ में समझना है। तो इसी के लिए कवि जो हैं वो इस कविता के माध्यम से बताते हैं कि अकेला दीपक जो है वो लौ यानी रोशनी देता है, और इस रोशनी देने के कारण ही वो गर्व से फूला रहता है, मदमाता है, लेकिन वो अकेला है। गुण तो हैं उसमें, लेकिन वो फिर भी अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। यानी जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है अपने किसी भी गुण की वजह से, वो अहंकार में आ जाता है, तो उसको अपनों से वो अहंकार जो है अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो। पंक्ति में शामिल करने से उस दीप की महत्वता जो है वो और बढ़ जाएगी और सार्थकता भी बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियाँ उसमें हैं, उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकाकी है। कहने का अर्थ ये है कि दीप जो है वो किसी से कम नहीं है, उसमें गुण अपार हैं, वो रोशनी हमें दे रहा है, लेकिन दीपों की पंक्ति के आगे तो वो हमें अकेला ही नज़र आ रहा है सिर्फ। तो वो चाहे जितने भी गुणों से भरपूर हो, कितने भी ज़्यादा स्नेह से भरा हो, लेकिन वो पंक्ति के आगे अकेला सा दिख रहा है। तो इसलिए जब वो समूह में मिल जाता है, दीपों की पंक्ति में मिल जाता है, तो वो हमें किस तरीके से उस समूह में मिलकर अपने सार्थकता का विस्तार करता हुआ दिखता है, वो साफ दिख रहा है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है, उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। यानी वो दीपक जिसका लक्ष्य उजाला देना है और वही उसका उद्देश्य भी है, जो वो अकेला है वो कर रहा है, लेकिन पंक्ति के आगे कमज़ोर दिख रहा है, लेकिन जब वो उसी पंक्ति में शामिल हो जाता है तो वो सर्वव्यापी हो जाता है, यानी बहुत दूर दूर तक अपनी ख्याति को फैलाता है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न भी है, फिर भी समाज में उसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से अगे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से कहने का अर्थ है एक व्यक्ति जो अकेला है उसको समाज से जोड़ने की बात की जा रही है, जिससे कि वो समाज से जुड़कर अपनी शक्तियों को और बलवती कर सके। और साथ ही यहाँ पर इस पंक्ति से ये भी लेखक जो कवि हैं अज्ञेय जी जो हैं वो ये बताना चाहते हैं कि क्यों ये कहा जाता है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और इस बात की सार्थकता को वो यहाँ इस कविता के माध्यम से पेश कर रहे हैं, यह दीप अकेला के माध्यम से, कि व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही उसका भला हो सकता है। व्यक्तिगत समाज सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय है। व्यष्टि वही व्यक्तिगत को समष्टि यानी समाज में समूह में विलय करना, मिलाना है, और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण करना है। यानी सिर्फ अपने तक, अपने आपने तक ही केंद्रित रहने वालों को विश्व के साथ जोड़ने में बल दिया जा रहा है। आत्मबोध को विश्वबोध में रूपांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने देखा एक बूंद एक और कविता है, छोटी कविता, और इसके माध्यम से कवि क्या बताना चाह रहे हैं देखते हैं। मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता को व्याख्यायित किया है। यानी एक बूंद जिसकी क्षण भंगुरता, यानी कि वो कितने समय तक ही सिर्फ जो है उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो जब सागर में मिल जाती है तब क्या है, और जब वो अलग है तो क्या है। ये क्षण भंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। यानी बूंद को जो है वो बहुत ही कम समय का अस्तित्व होता है उसका, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती है तो किस तरीके से समुद्र को बनाने में अपनी भूमिका भी निभाती है। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व भी दिखने लग जाता है। यानी एक ये दृश्य है बूंद को किस तरीके से वो सूरज के रंग में, डूबते हुए सूरज के रंग में दिख रही है और जाके समुद्र में मिल रही है।
और ये दृश्य जो है उनमें एक दार्शनिक तत्व भी देखने को मिल जाता है। दार्शनिक तत्व जिसे फिलोसफिकल वे बोला जा सकता है, वो भी यहाँ पर कवि अपना दार्शनिक तत्व दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को, क्षण भंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है।